मिल जाएगी। तो देखो बेटा, चैप्टर 7 करा रहे थे, इसमें आगे बढ़ते हैं। और जितने कराए हैं सारी वीडियो आप लोग के ग्रुप पे भेज रखी है, जो आप लोग को देखना नहीं है। नहीं देखना, आप लोगों को मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग ऐसा ही है। व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल, ये भी मैंने कल उस दिन समझाया था। विलियम एडम की रिपोर्ट आई थी। विलियम एडम की रिपोर्ट क्या थी, श्रद्धा बताएगी, बहुत इंटेलिजेंट लड़की है। आप लोग है ना, वो जो पीछे लगा हुआ है ना, उससे थोड़ा सा आगे होकर रहिए, क्योंकि है ना वो इसी तरह रखा हुआ है, उसके साथ साथ आप लोग भी नीचे चले जाएंगे। बस बोलो बेटा। उसमें ये बताया गया था, मतलब इंग्लिश में देनी चाहिए और जिसकी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस होती है उनमें नहीं देनी चाहिए। तुम बताओ, शिक्षा। विलियम एडम की रिपोर्ट क्या थी विधि? सोनी तू बता, विलियम एडम की रिपोर्ट में क्या बताया था तुम लोगों को? मुझे लग रहा है बॉयज से ही आंसर आना है। तो बता दिया सर मैंने। गलत बताया ना अपने। मयंक, विलियम एडम की जो रिपोर्ट थी वो क्या थी? बताइए। सब पता नहीं है। बहुत बड़े बोल गया। शुभम, याद है तुम्हें? शुभम, बेटे मौन व्रत छोड़ो, कुछ बोलो। कोई नहीं बता। आप लोग को बताया था ना कि विलियम एडम को इसलिए सरकार ने भेजा कि आप जाके देखो कि जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेज में जो एजुकेशन दिया जा रहा है, गुरुकुल में या पाठशालाओं में जो एजुकेशन दिया जा रहा है, वो एजुकेशन की क्या क्वालिटी है, क्या ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। तो यहां पर आके जब उन्होंने जांच पड़ताल की तो उन्होंने सारा रिपोर्ट दिया, और उस रिपोर्ट के आधार पे ही सरकार ने फिर क्या किया कि सरकारी पंडित, गवर्नमेंट पंडित्स को अपॉइंट किया, जो कि इन्वेस्टिगेशन करते थे, जांच पड़ताल करते थे और देखते थे कि किस पाठशाला में कितना काम हो रहा है, किस तरह से, और आगे जाके नियम कानून बना करके इन पाठशालाओं को भी सरकार ने अपने नियम कानून के हिसाब से व्यवस्थित किया, रेगुलराइज किया। इसमें यह भी था कि अगर आप सरकारी मदद चाहते हो तो सरकार के कानून के हिसाब से आपको पाठशाला चलानी पड़ेगी। अगर आप सरकारी मदद नहीं चाहते, अगर आप सरकारी मदद नहीं चाहते तो आप आजाद हो, ठीक है। लेकिन आगे जाके विलियम एडम ने यह भी देखा कि जो भी लोग सरकारी मदद जिन्होंने नहीं ली थी, जिन स्कूल पाठशाला वालों ने, उनकी स्थिति और खराब हो गई। नहीं, वहां पर जो था, बच्चे से क्या फी लेनी है वो सरकार ने बना रखा था, बच्चे से फी लो। ये क्या था जो आपने बताया था, मैंने वीडियो बताया, मैंने तो आपने बोला कि इंग्लिश में पढ़ाने के लिए उन्होंने सिफारिश की कि इंग्लिश में ही पढ़ाया जाए। विलियम एडम को इसलिए भेजा गया था कि जो देसी रिपोर्ट की, विलियम एडम भैया आएंगे तभी तो रिपोर्ट देंगे, है ना। तो विलियम एडम जब इंडिया में आए जांच करने के लिए, तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर जो भारत में पाठशालाओं में जो एजुकेशन दिया जा रहा है, जो पंडित लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। किस तरह, कोई फी का कोई उनका नहीं है कि कितना फीस लेना है, किस तरह से पढ़ाना है, कोई सिलेबस नहीं है, कोई बुक नहीं है, कोई एनरोलमेंट नहीं है, कोई अटेंडेंस नहीं लगती, किसी भी तरह कुछ भी पढ़ा लो, मौखिक ज्ञान दिया जाता है, ओरल एजुकेशन है। तो सरकार ने इस सिफारिश के आधार पर कानून बनाया और उसमें यह कहा कि जो भी अगर चाहते हैं सरकार से मदद, तो उनको सरकार से मदद दी जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे पाठशाला के टीचर हो जिसको कि गवर्नमेंट ने एक असिस्टेंस दिया है या मदद दी है, तो आपको सरकार के रूटीन से, टाइम टेबल के हिसाब से काम करना पड़ेगा, ठीक है। आपको रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी कि बच्चों का क्या प्रोग्रेस है, बच्चे को क्या पढ़ा रहे हो, कितना सिलेबस कवर कराया, क्या कराया, सब कुछ भेजना पड़ेगा। और जिन लोगों ने ये नहीं किया उनको, वो अपने आजाद थे, जो नहीं चाहते थे सरकार की मदद वो खुद से भी चला सकते थे। फिर इसका फायदा क्या होता था रिपोर्ट देने का? सरकार अपने अंडर में वर्नाकुलर एजुकेशन को भी चाहती थी कि सरकार अपने हिसाब से कराए उसको। और जो भी पंडित होते थे सरकारी मदद के, मदद वाले, गवर्नमेंट ने जो हेल्प दे रखी थी जिन स्कूल वालों को,
तो सरकार उनको अपने तरफ से तनख्वाह देती थी। तो जैसे कि अंग्रेज थे, मतलब ब्रिटिश थे, ये चाहते थे कि हम, इनको तो पता था कि हम बहुत सालों तक राज्य करेंगे, ये तो सोचते थे कि ये हमारे ही होगा, तो इन्होंने हमारे इंडिया को कुछ इम्प्रूव करने के लिए कुछ किया। बिल्कुल किया बेटा, रेलवे उसी का नाम था। वायसराय हाउस जो बनाया गया, इतना आलीशान, इतना खर्चा किया गया। नई दिल्ली बनाई गई पूरी, जो आप देख रहे हो, इसीलिए बनाई गई। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बनाया गया, है ना, बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए गए, पूरे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल बनाए गए। लेकिन वो अधिकतर, ये बाद में होने लगा, लेकिन शुरुआती दौर में वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। जब शुरुआती दौर में, जब ब्रिटेन ने, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा का पूरा हथिया लिया, अपने अंदर कब्जा कर लिया पूरे भारत को, तो बस ये सोचते थे कि जिससे हमको ज्यादा फायदा हो या ट्रेड मिले, फायदा हो, वही काम केवल करेंगे। लेकिन जैसे जैसे और भी अलग अलग गवर्नर जनरल आते गए, वायसराय आते गए, तो उन लोगों ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, गवर्नर जनरल या वायसराय जो आए बाद में, वो छोटे मोटे आदमी नहीं थे, पूरे भारत में कोई भी चीज का निर्णय ले सकते थे अपने आप से। अब जो रानी थी, हाँ, उसकी मतलब की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती थी जैसे, लेकिन फिर भी है ना, उसको बहुत अधिकार था, छोटे मोटे चीज के लिए हर बार रानी से पूछने की जरूरत नहीं होती थी उसको। ठीक है ना, रानी अगर देखो सर, जैसे अंग्रेज वगैरह थे, तब राजा रानी हुआ था। बिल्कुल बेटे हैं। तो फिर मतलब राजा की चलेगी उस राज्य में, या फिर मतलब ब्रिटिशर्स की? देखो, अच्छी बात पूछी आपने। इसके लिए वर्ल्ड हिस्ट्री जब आप 10th क्लास में पढ़ोगे ना, 9th क्लास में, तब आपको समझ में आएगा, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मैं आपको बताऊं। वहां पे ब्रिटेन में पहले मोनार्क सिस्टम था, राजतंत्र, राजा का ही शासन था। लेकिन आगे जाकर के 1688 में, कब, 1688 में, बहुत पहले ही वहां पार्लियामेंट या संसद की स्थापना हुई। ठीक है, तो वहां पे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, पार्लियामेंट्री मोनार्च हो गया, पार्लियामेंट बनाया गया, जनता अपने एमपी को चुनती थी, वहां प्राइम मिनिस्टर होते थे ब्रिटेन में, समझ रहे हैं ना, और वहां पे रानी भी होती थी। लेकिन ज्यादा वैल्यू आपको प्राइम मिनिस्टर का ही होता था, और जो कि यहाँ पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट ने जो कह दिया वो रानी को मानना ही पड़ता था। समझ रहे हैं बात आप? देखिए, पार्लियामेंट ने कह लिया तो रानी को मानना, रानी जैसे यहाँ पे प्रेसिडेंट वाला है, जो निर्णय होता है जी, तो ये राजा लेते हैं फिर रानी, मतलब कि दोनों की होती है? फिर से बोलिए। जैसे कि निर्णय होते थे, फिर ये राजा लेते थे कि रानी? जो वहां पे शासन करता होगा, टैक्स की बात कर रहे हो आप? जो निर्णय होते थे, निर्णय, हाँ, नहीं तो फैसलों का डिपेंड करता था। 1858 तक, बाद तक है ना, रानी का ही शासन ज्यादा चलता था। ये जो जितने भी कॉलोनी थे, ठीक है, यहाँ पे रानी का ही था। लेकिन जैसे जैसे आगे और भी पार्लियामेंट वहां मजबूत होने लगा, तो रानी का शासन कमजोर होने लगा और पार्लियामेंट ही हेड हो गया, तो मेन पार्लियामेंट ही निर्णय लेता था। अच्छा, और जैसे कि ब्रिटिशर्स वगैरह थे, मतलब इनके ज्यादा चलती थी राज्य। बिल्कुल, मैं आपको और भी अच्छे समझा दूं। देखो, यहाँ पर क्या था ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था पूरे भारत पर शासन चलाने के लिए, कि ईस्ट इंडिया कंपनी या यहाँ पर जो अंग्रेज हैं वो किस तरह से शासन चलाएंगे भारत का, उसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। मतलब क्या, कि यहाँ पर वायसराय या गवर्नर जनरल हो गए आपके, ये जो डिसीजन लेंगे सही है या गलत है, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसको जांच करता था। ठीक है, और वो रिपोर्ट ऊपर देता था अपने प्राइम मिनिस्टर को या रानी को, जो भी था। हेलो, हेलो, हाँ जी, हेलो, नम हाँ, नमस्ते भाई साहब, बताइए जी, बता।
बेटा बच्चे सब थोड़ा हैं आजकल के बदमाश, गेम खेलने लग रहे हैं रजाई में घुस के। न्यू रूट, अब देखिए यहाँ पर मैं एक बार एक आदमी के बारे में बताऊं, श्री अरविंदो घोष। ये अरविंदो घोष कौन थे? बड़े ही महान आदमी थे और इनसे रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना है। क्या था? इन अ स्पीच डिराइव्ड ऑन जनवरी 15, 1908 in Bombay, Aurobindo Ghosh stated that the goal of national education was to awaken the spirit of nationality among the students. अरविंदो घोष ने 1908 में बॉम्बे में एक भाषण दिया, स्पीच दी। उन्होंने कहा कि जब तक हमारा राष्ट्रीय जो शिक्षा है, नेशनल एजुकेशन है, उसका लक्ष्य या गोल ये होना चाहिए कि बच्चों के अंदर, जो हमारे भारत के स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर राष्ट्र प्रेम या देशभक्ति की भावना जागनी चाहिए। नेशनैलिटी मतलब कि राष्ट्र प्रेम या राष्ट्रीयता की भावना। ये बेटा वहां कहते कोलकाता, अरविंदो घोष, ठीक है। घोष जी, हाँ, अरविंदो घोष ने सबसे पहले, वो भारत के ऐसे महापुरुष थे या जो भी इंसान थे, उन्होंने ये बात अपनी स्पीच में कही कि हमारे नेशनल एजुकेशन या राष्ट्रीय शिक्षा का एक लक्ष्य होना चाहिए और वो लक्ष्य है राष्ट्रीयता। हमारी शिक्षा में बच्चों में देशभक्ति की भावना भी दी जाए, ऐसी भी पढ़ाई जाए। अब देखो क्या, दिस रिक्वायर्ड अ कॉम्प्लीमेंट contemplation of the heroic deeds of our ancestors। और ये कैसे होगा? जो भी हमारे इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, जो हीरो, जैसे महाराणा प्रताप हो गए, से वीर शिवाजी हो गए, है ना, बाबू वीर कुंवर सिंह, जो भी महान लोग थे, उनकी वीरता की गाथाएं उनको बताई जानी चाहिए, तभी उनको देख करके वो प्रेरित होंगे। आपको बताया जाता है तभी तो हमारे अंदर के, हमारे यहाँ इतने सिपाही शहीद हो गए, एक से एक बड़ी वीरता की बात, तो हमारे अंदर भी वो भावना जागती है। ठीक है। द एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड इन द वर्ण। बिल्कुल नहीं बेटे, हम लोग तो जब कहो तब जूता फेंक के मारे उसको। नहीं नहीं, कांट बी पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। अफगानिस्तान में तालिबान के आ जाने के बाद तो ये सब चीजें भूल ही जाइए, और इसीलिए तो मैंने अफगानिस्तान भी बोला। पाकिस्तान और अफगानिस्तान अंतर नहीं है ना, मैं कुछ सोच के ही बोलूंगा। तालिबान जो है वो पूरा का पूरा, जितने भी आतंकवादी थे पाकिस्तान के, उन्होंने ही तो तालिबान को मदद करके वहां अफगानिस्तान में सरकार बनाने में मदद की थी, तो अलग थोड़ी है कुछ भी। तो तालिबान जैसे कि ये हो गया अफगानिस्तान में, मतलब अफगानिस्तान पे अब मतलब जैसे कि हमारे ब्रिटिशर्स थे, इस टाइप का कर रखा है कुछ नहीं। वहां पर वहां के वो वहीं के हैं, वो कहीं बाहर से नहीं है। ब्रिटिशर तो बाहर से आके हम लोग को कॉलोनी बनाए, लेकिन वो वहीं के हैं, और वहां पे वो डेमोक्रेटिक या प्रजातांत्रिक सरकार को हटा करके वो कहते हैं कि हम लोग अपने तरह का शासन चलाएं। ये बात है। हाँ, राजा कह सकते हैं, बिल्कुल। देखिए, the education should be imparted in a vernacular so as to reach the largest number of people। और अरविंदो घोष कहते थे कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? वर्नाकुलर लैंग्वेजेज में, लोकल लैंग्वेजेज में होनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और लोग समझ भी सके। ठीक है। अरविंदो घोष emphasized that although the students should remain connected to their own roots, they should also take the fluent advantage of modern scientific discoveries and Western experiment in popular government। Moreover, the students should also learn some useful crafts so that they should be able to find some moderately remunerative employment after leaving their schools। तो कहते थे कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में एजुकेशन तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों को, हमारे देश के स्टूडेंट्स को मॉडर्न एजुकेशन भी लेना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन लेंगे तो इससे ये फायदा होगा उनको कि वो हमारे जो अभी एडवांस जो रिसर्च हो रहा है, जो भी इन्वेंशन हो रहा है, वो भी जान सके और देश की सेवा आगे कर सके, और ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी कोई ना कोई जॉब कर सके। ठीक है, मतलब दोनों उसमें मिलने चाहिए, दोनों लैंग्वेज। हाँ, क्योंकि वर्नाकुलर लैंग्वेज इसलिए, ठीक है ना, क्योंकि देखो बेटा, अगर इंग्लिश में ही सारा एजुकेशन बचपन से हो तो गांव देहात के बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? ठीक है, वो तो समझे ही नहीं, वो तो डर के मारे ही भाग जाएंगे, उनके तक पहुंच ही नहीं सकता।
तो वर्नाकुलर लैंग्वेज इस तरह से कि बच्चे पहले हर तरह पहुंच जाए, और जिनको हायर एजुकेशन लेना है वो मॉडर्न एजुकेशन लें, जैसे कि इंग्लिश में या जिस भी चीज में ले सकते हैं। अब देखते हैं द एजेंडा फॉर अ नेशनल एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन का एजेंडा, एजेंडा मतलब हिंदी में पता है क्या होता है? मुद्दा आता है ना, नीचे मुद्दा है ना, इस मुद्दे पे हम लोग चलो क्या कहते हैं, जुत्तम जुत्ती कर लेते हैं, वो नेता नहीं लड़ जाते हैं, माइक ऑफ करना पड़ता है एंकर को, उस तरह वाला। ब्रिटिश ऑफिशियल वर नॉट द ओनली पीपल थिंकिंग अबाउट एजुकेशन इन इंडिया। केवल ब्रिटेन के ऑफिशियल ही नहीं, मतलब केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग ही ऐसे नहीं थे जो चाहते थे कि भारत के लोग एजुकेटेड हो, बात समझ रहे ना, और भी लोग चाहते थे कि हाँ भारत के लोगों को एजुकेशन मिले। फ्रॉम द अर्ली 19th century many thinkers from different part of India became to talk to the need for wider spread of education. Impressed with the development in Europe, some Indians felt that Western education would help modernize India. They argued the British to open more schools, colleges and universities and spend more money on education. ठीक है, जब से 1830 में, याद होगा ईयर आप लोगों को, वैसे भी आप लोग का छोटा दिमाग है ना, याद नहीं भी रहा उसे। 1830 में आप लोगों की जो एबिलिटी ना हमेशा याद दिलानी जरूरी है, सबको, ऑनलाइन वालों को तो सुधारिए। 1830 में क्या हुआ था बताइए? बहुत सारी ईयर बताते हैं। अरे 1830 इस चैप्टर से तो बताओ, इस चैप्टर में 4-5 ईयर केवल इंपॉर्टेंट है। 1830 इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि थॉमस मैकाले ने ये रिपोर्ट दी कि इंडिया में जो एजुकेशन हो इंग्लिश में दिया जाए, याद है ना। तो यहां पर जब ये रिपोर्ट आई मैकाले की, उससे पहले से भारत के जो सोशल रिफॉर्मर थे, राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और भी लोग जो बड़े बड़े विद्वान लोग थे, वो लोग भी चाहते थे कि भारत के लोग अनएजुकेटेड नहीं रहने चाहिए। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में सरकार चला रही है तो बेशक ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही भारत में बच्चों को पढ़ाने के लिए या एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ काम करने चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? तो देखिए क्या हुआ। कौन सी लैंग्वेज में? नहीं, वो पहले कह रहे थे इस बात को करने के लिए, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब यही तो कहा ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट में 2 लोग थे, एक तो जेम्स मिल, याद है ना, जो कहता था कि इंग्लिश में ही एजुकेशन होना चाहिए, फिर मैकाले ने भी इसी को डिटो कर दिया। और उससे पहले आपको विलियम जोन्स और कॉलब्रुक थे, ठीक है, वो दोनों कहते थे कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेज में एजुकेशन देना चाहिए। और तीसरे आदमी का नाम तो याद होगा ही, वारेन हेस्टिंग्स, वो भी कहता था। तो ये लड़ाई हुई तो जीत कहां हुई कि इंग्लिश में ही एजुकेशन दिया जाए, ठीक है। तो एजेंडा हुआ कि नेशनल एजुकेशन, पूरे देश का एजुकेशन कैसा होना चाहिए। अब देखेंगे, दे आर्ग्यूड द ब्रिटिश टू ओपन मोर स्कूल। भारत के जो समाज सुधारक या सोशल रिफॉर्मर लोग थे, जो चाहते थे कि भारत में एजुकेशन और ज्यादा फैले, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते थे, उनसे क्या कहते हैं, ये विनती कर रहे थे कि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा स्कूल ओपन करें इंडिया में, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज एंड स्पेंड मोर मनी ऑन एजुकेशन, ज्यादा कॉलेज यूनिवर्सिटी खोले और ज्यादा से ज्यादा पैसा एजुकेशन पे खर्च कर रखे। अब देखते हैं, इंग्लिश एजुकेशन हैज इंस्लेव्ड अस। अब ये तो क्लियर है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एजुकेशन इंग्लिश में दिया, मीडियम ऑफ एजुकेशन इंग्लिश हो गया। तो ब्रिटिश इंग्लिश एजुकेशन हैज इंस्लेव्ड अस, मतलब इस तरह की एजुकेशन ने किस तरह से हमको गुलाम बनाया। एक सेकंड बेटा, मैं एक बुक लेके आ जाऊं। सोनी श्रद्धा को बुक दे रहा हूं, तुम्हारी हिस्ट्री वाली वो दे देगी, नहीं तो मैं फिर भूल जाऊंगा। अभी आता तब तक आप लोग बुला लीजिए।
क्या करिए? मारा है इसका नहीं क्या सर वो तो 7th क्लास की 8 की है ना, ये तो 7th की भी दोनों पहले 8 की लेना, 7 की बाद में देखेंगे। अभी खोजेंगे कहाँ से, इतना टाइम है मेरे पास। चलो पढ़ाएं, यही काम कर। देख बेटे, इंग्लिश एजुकेशन हैज इंस्लेव्ड अस। किस तरह से इंग्लिश एजुकेशन ने हम लोग को गुलाम बना लिया, ठीक है। बोलू मैं, ये भी एक तरह की गुलामी थी। इंग्लिश में एजुकेशन दिया जाना, जब हम लोग ब्रिटिश ने हमें कॉलोनी बनाया, ये भी एक तरह की गुलामी थी। और वो गुलामी किस तरह से थी? उपनिवेश को कॉलोनी ही बोलते हैं, आपको पता है इस बात का? वी आर द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन। उपनिवेश मतलब कि, चलो ठीक है, 10th क्लास में ये आता है, पहले हम लोग जब पढ़ते थे अपने में, तो उपनिवेश की परिभाषा या कॉलोनी की, कोई भी देश जब किसी दूसरे देश को अपने फायदे के लिए केवल गुलाम बनाता है और वहां से अपने वहां शोषण करके, एक्सप्लॉइट करके वहां से रिसोर्सेज को अपने कंट्री में लेके आता है, तो जिस कंट्री को से ये रिसोर्सेस लेके आया जाता है, जिसको गुलाम बनाया जाता है, उसको उपनिवेश या कॉलोनी कहते हैं, ठीक है। और जो देश ऐसा करते हैं उसको औपनिवेशिक देश या कॉलोनियल कहा जाता है। बुल्ला कॉलोनी नहीं। मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालिएगा तो ज्ञान जरूर पाइएगा। महात्मा गांधी argued that colonial education created a sense of inferiority in the minds of Indians. It made them see Western civilization as superior and destroyed the pride they had in their own culture. There was poison in this education, said Mahatma Gandhi. It was sinful. It enslaved Indians. It cast an evil spell on them. Charmed by the West, appreciating everything that came from the West, Indian educated in this institution began admiring British rule. Mahatma Gandhi wanted an education that could help Indians recover their sense of dignity and self-respect. During the national movement, he argued a student to leave educational institution. He argued a student to leave, in order to show to the British that Indians were no longer willing to be enslaved. बोलिए। जैसे कि इंडिया की बुक्स में मतलब उनके ब्रिटिश के बारे में ऐसा लिखा है, लेकिन मतलब उनके यहाँ की जो बुक्स होंगी तो उनके बारे में, अंग्रेजों के बारे में ऐसे लिखा हुआ है। हाँ, बुरा ही लिखा हुआ है, बिल्कुल। वहां भी जो भी ब्रिटिशर है ना, अभी भी जो ब्रिटिशर है, वहां जो बच्चे पढ़ते हैं, वहां भी हिस्ट्री जो लिखी है, ये बताया जाता है उनको कि उनके जो पूर्वजों ने किया था वो सही नहीं किया था। जी हाँ, बिल्कुल बेटा, ऐसा है उन लोगों की हिस्ट्री में। जैसे हम लोगों का भी इतिहास है, औरंगजेब है, बाबर है, जो भी है, हम ही लोग के भारत का ही तो हिस्सा था, यहीं पे आया, यहीं मर के यहीं गड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो उसके बारे में जो भी गलत है हम लोग तो बताते हैं ना, वही वाली बात है। और आगे जाके इंग्लिश, देखिए ब्रिटेन का क्या है ना, वो एक बहुत डेमोक्रेटिक कंट्री है। वहां के लोग बहुत ही ज्यादा मतलब कि खुले विचारों वाले होते हैं। जो अच्छा है, अगर हमारा भाई अच्छा है तो अच्छा है, अगर भाई बुरा है तो भाई भी बुरा ही है, उसमें ऐसा कोई भी भेदभाव वाली बात नहीं। तो हमारे भी तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हम लोग भी बाहर के लोगों को तो, जो हम लोगों ने खराब काम किया उसको तो खराब कहते ही है ना। बिल्कुल। तो महात्मा गांधी ने कहा, ये जैसे पूरा मैंने पैराग्राफ पढ़ा ना, आप जब इस तरह से इंग्लिश लिखना स्टार्ट करोगे तब आपको लगेगा कि आप सच में कुछ के लायक बन रहे हैं। इफ बट सो हट, इस तरह से इंग्लिश जो आप ये पढ़ रहे हैं, तो मैंने पढ़ा ना, समझ रहे। एनसीईआरटी की लैंग्वेज जो लिखी होती है ना, वो बड़े ही एक मतलब की ऑफिशियल लैंग्वेज है। पेज बेटा उसमें नहीं पता चलेगा। इंग्लिश एजुकेशन हैज इंस्लेव्ड अस, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने कहा कि अगर आप इंग्लिश एजुकेशन में हो, अगर इंग्लिश स्कूलों में पढ़ते हो, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, तो आपको वो एक तरह से गुलामी का एहसास देंगे। उस एजुकेशन में हर वो चीज जो ब्रिटेन से रिलेटेड है, जो ब्रिटेन से आई है, चाहे ब्रिटेन की सरकार हो, ब्रिटेन के कपड़े हो, ब्रिटेन का एजुकेशन सिस्टम हो, साइंस में जो ब्रिटेन का या वेस्टर्न कंट्री का जो कंट्रीब्यूशन है,
इन सब चीजों को बढ़ा चढ़ा के और बड़ाई के साथ लिखा जाएगा, एप्रिसिएट किया जाएगा, और इंडिया के कल्चर को, इंडिया के हिस्ट्री को, इंडिया के जो पुराने वेद ग्रंथ हैं उनकी बुराई की जाएगी, उनको बैकवर्ड बताया जाएगा। तो इस तरह से अगर इंग्लिश एजुकेशन ही सब बच्चों को दिया जाए तो वो एक तरह से क्या हो जाएगा, गुलामी का ही जीवन जिएंगे। बात समझ में आ रही है? देखिए, महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी किया था, असहयोग आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी किया था, जिसको कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। इन दोनों मूवमेंट्स में भी महात्मा गांधी ने हमेशा बायकट करने के लिए कहा, बहिष्कार करने के लिए कहा, किसका? सरकारी स्कूल कॉलेजों का। ठीक है, क्योंकि सरकारी स्कूल कॉलेजों का अगर आप बहिष्कार करते हो तो इससे ये होगा कि सरकार फिर आपको किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, पथ भ्रमित नहीं कर, गुमराह नहीं कर पाएगी। ठीक है, देखिए, वेस्टर्न एजुकेशन महात्मा गांधी करते थे। वेस्टर्न एजुकेशन, महात्मा गांधी सेड, फोकस्ड ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रादर देन ओरल एजुकेशन, ओरल नॉलेज। बिल्कुल, आप स्कूल में पढ़ते हो, जो भी पढ़ रहे हो ये वेस्टर्न एजुकेशन ही है हम लोग का, जो भी पढ़ाई जा रही है स्कूल में, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल। इसमें रीडिंग राइटिंग के का ही केवल काम है, पेपर भी देना है, राइटिंग करना है, जो भी काम है, नोटबुक भरो, 10 भरो, अभी वही चल रहा है। ओरल नॉलेज आपको बिल्कुल भी नहीं दी जाती। ठीक है ना? जी बिल्कुल, वेस्टर्न, वी फॉलो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, इसमें कहां शक है। हम लोगों का ओरल जो नॉलेज है, एक बात बताओ, कितना ओरल टेस्ट लिया जाता है? मैं भी नहीं ले पाता, क्योंकि मुझे पता है कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आगे आप अगर ओरल एजुकेशन नॉलेज लेता रहूंगा मैं, तो आगे आप तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ओरल नॉलेज कहाँ होता था? गुरुकुल में। पहले जमाने में बुक्स नहीं होते थे, ओरल एजुकेशन, तो बच्चों की मेमोरी शार्प होती थी। ठीक है ना? उनका मस्तिष्क और प्रखर होता था, ज्यादा तेज होता था, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस होते रहती थी, उसका वर्किंग होता रहता था। आपने नोट्स बना करके कोने में डाल दिया, कोई बात नहीं, जब पेपर आएगा तो रिवाइज कर लेंगे। ठीक है ना? लेकिन वहां तो कोई नोट्स ही नहीं है, वहां तो हर दिन रिवीजन करना है। तो महात्मा गांधी का प्रोवाइडेड नहीं थी, या फिर उनको नहीं प्रोवाइडेड नहीं थी, प्रोवाइडेड थी भी लेकिन लिमिटेड थी। ठीक है, लिखना तो बेटा आता था, बिल्कुल लिखना आता था, स्लेट तो मिलती थी ना लिखने के लिए, लेकिन स्लेट तो वो चीज है लिखने के बाद दिमाग की तरह मिटा दिया जाता है, उसको लिखना सिखाया जाता था स्लेट पे। तो बेटा स्लेट पे कितनी स्लेट भरेंगे? स्लेट की बुक बना लेंगे क्या? पेपर नो 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 नो, सब गुरु परंपरा क्या होती है? मुझे मेरे गुरु ने जो चीज सिखाया मैं फिर अपने शिष्यों को सिखाऊंगा, फिर मरने के बाद वो इस तरह चलते जाए। उस टाइम पे होया ही नहीं करती थी, या फिर उनके पास नहीं होया नहीं करती। देखो बेटे, अवेलेबल तो थी, थोड़ी बहुत अवेलेबिलिटी थी, ऐसी नहीं कहेंगे, अवेलेबिलिटी थी, क्योंकि वेद ग्रंथ जो भी थे वो ताड़पत्र पे लिखे जाते थे। बाद में धीरे धीरे जब अंग्रेज आए तो पेज पन्ने तो स्टार्ट हो गए, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग ओरल एजुकेशन पे ही फोकस करते थे। इट वैल्यूड टेक्स्ट बुक rather than lived experience and practical knowledge। अंग्रेजी सिस्टम जो थी वो केवल बुक वाला सिस्टम था, टेक्स्ट बुक वाला, जो टेक्स्ट बुक में लिखा है, जो एनसीईआरटी बोल दे वही सही, बाद बाकी सब दही, है ना जी। अब ये पता है कहां बोला है? यूपीएससी में एनसीईआरटी बोला है ना, तो उसने जो बोला है वो लिख के आना है आपको, वही, ये सरकार का एक प्रमाण पत्र है, ये सर्टिफिकेट है, समझ जाइए, इस तरह से काम होता है। हाँ जी। He argued, देखिए प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं मिलता था, हमारे सिस्टम में प्रैक्टिकल एजुकेशन बहुत कम है, केवल जी। तो इसको वेस्टर्न क्यों बोला गया? वेस्टर्न इसलिए बोला गया क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशन था वो ओरल एजुकेशन का था, और रिटेन में क्या होता है कि आप रिटेन करके किसी को क्या प्रैक्टिकल सिखा सकते हो? रिटेन में कोई प्रैक्टिकल तो हो ही नहीं सकता, रिटेन मतलब ही थ्योरी हो गई पूरी। तो ही आर्ग्यूड दैट एजुकेशन आउट टू डेवलप अ पर्सन्स माइंड एंड सोल। शिक्षा वो है जो इंसान के मस्तिष्क और उसकी आत्मा को भी शिक्षित करे और उसमें सुधार करे, कोई ना कोई चेंज करे। लिटरेसी और सिंपली लर्निंग टू रीड एंड राइट बाय इटसेल्फ डिड नॉट काउंट एन एजुकेशन।
कोई बच्चा केवल रीडिंग कर ले या 2 लाइन लिख ले देख करके बिना देखे, तो उसको आप एजुकेशन नहीं कर सकते। जैसे कि आप लोग पीपल हैड टू वर्क, सारे आप ही लोग नहीं, सब कुछ people had to work with their hands, learn a craft and know how different things operated. This would develop their mind and their capacity to understand. जैसे कहते हैं ना इनोवेटिव लर्निंग, इनोवेशन मतलब कि तरह तरह की चीजें। मैं आपको बता दूं वोकेशनल ट्रेनिंग पूरे वेस्टर्न कंट्री में अब लोगों को लिखने पढ़ने के अलावा मैकेनिक का काम करना, खाना बनाना, हर बच्चे को 9th क्लास में हाई स्कूल में ही सब तरह की वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल में ही दे दी जाती है कि बच्चा जैसे ही 10th में जाएगा तो घर वाले तो निकाल ही देंगे, ठीक है ना, तो उसको खुद से अपना कुछ कमा करके अपने आप को स्टैंड करना पड़ेगा। जी अभी भी, अभी की बात कर रहा हूं, पहले क्या वेस्टर्न कंट्री में नियम है, बच्चा 12 साल का हो गया तो आप उसको लात मार के घर से बाहर निकाल सकते हैं, वो कुछ भी कंप्लेन नहीं कर सकता पुलिस से। और जिसको रुकना हो रुक भी, अगर पेरेंट चाहते हैं तो रुक भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे इंडिपेंडेंट भी तो चाहते हैं ना, सोचते हैं कि हम अलग हो जाएंगे माँ बाप से तो आराम से जो चाहेंगे वो करेंगे। ये बताओ कि ये फैसला होता है जो बच्चे के हाथ में होता है या फिर पेरेंट्स के हाथ में? मतलब कि रहना है वो चाहते हैं कि रखना, तो वो रह सकता है। देख बेटा, मैं दोनों के पास अधिकार नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर बच्चा चाहता है कि मैं रहूं और पेरेंट चाहता है नहीं रहूं, ठीक है, तो बच्चे को निकलना पड़ेगा। पेरेंट चाहता है कि रोकूं, बच्चा चाहता है कि ना रहूं, तभी बच्चे को नहीं रोक सकते। पेरेंट को भी पूरा अधिकार है, पेरेंट को रखने निकालने दोनों का अधिकार है, ठीक है, दोनों की रजामंदी जरूरी। आप रुकना चाहते हैं घर में, ठीक है, तो इसमें पेरेंट अगर चाहेंगे तभी रुक सकते हो, और बच्चे अगर बच्चे को रोकना चाहते हैं घर में तो बच्चा चाहता है तभी आप रोक सकते हो। ये नहीं कि बच्चे के गोटे बांध के। जी पूरे वेस्टर्न कंट्री में, ब्रिटेन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, पूरा अमेरिका में तो है पूरा। जी ऐसा जैसे कि वहाँ पे होते हैं बच्चे तो 5 साल तक गवर्नमेंट ही देखती है ना उनको, मतलब कि जैसे कोई बेबी हुआ छोटा, हाँ, तो उसकी देखभाल 5 साल तक गवर्नमेंट ही करती है। हाँ नहीं, उसमें ऐसा है कि अगर आप अपने घर पे भी रख सकते हो, वो तो बच्चे को केयर करेंगे उसकी मदर जो है अपना पेरेंट, लेकिन अगर सरकार को थोड़ा सा भी पता चल गया कि बच्चे के साथ कोई दिक्कत हुई है, वो बच्चे को आपसे छीन के ले जाएंगे। केस चला था बहुत लंबा, बहुत सही बोल रही है ये, इंडिया की ही कपल थे वहां पर जो कि कनाडा या पता नहीं नॉर्वे या स्वीडन में होंगे, हाँ नॉर्वे या स्वीडन में होंगे वो, तो वहां के सरकार ने उनसे बच्चा ले लिया कि बच्चे को ना कुछ दिक्कत या ओपन में छोड़ दिया होगा या कुछ, छोटा बच्चा था साल का या 1.5 साल का, और पूरी केस चलता रहा, बहुत लंबा केस चलता रहा, ठीक है, तो बाद में कस्टडी कितने कितने पापड़ बेलने पड़े तब मिली, नहीं तो बच्ची की कस्टडी नहीं दे रहे थे वो कि बच्चा सरकार संभाल लेगा, तुम लोग जाओ। मैं मौसी की लड़की छोटी है वो भी, तो मौसी बोल रही थी कि हम जैसे बाहर घूमने जाते हैं ना तो कोई बच्चा रोता रहेगा, उठाते भी नहीं, उसको चुप कराने के लिए रोता रहे, ऐसे भी होता है। अरे नहीं, अच्छा दूसरे के बच्चे को नहीं, मतलब कि जैसे कि अपना बच्चा तो उठाएगा ही ना, नहीं उठाते, वो बोल रही थी तो कहते हैं रो ले कोई बात ना, थोड़ी देर में चुप हो जाएगी खुद ही। हाँ रोने देते हैं। अच्छा गला साफ होता होगा ना, फ्लुएंसी आती है, पता नहीं बेटे मेरे को इसका, तो आगे चलते हैं। देखिए देखेंगे तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने अपना विचार तो रख दिया, रविंद्रनाथ टैगोर जी, अब आप लोग शायद बता दें कि उनको कब नोबेल प्राइज मिला था, चलो किस चीज का मिला था यही बताइए कोई भी बच्चा, कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस चीज का प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज। कॉन्स्टिट्यूशन वो लिखेंगे, पागल हो गई है क्या, वो तो कवि थे ना। लिटरेचर का पहला नोबेल प्राइज उन्हीं को मिला था। इंडिया का पहला नोबेल प्राइज रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, 1913 में मिला था, गीतांजलि बुक के लिए मिला था, पोएट्री का कलेक्शन था, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ही पहले इंडियन थे जिनको कि फर्स्ट इंडियन हु वॉन द नोबेल प्राइज। रविन्द्रनाथ, इसमें नहीं लिखा, हम खुद से बोल रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर 1913। गीतांजलि कलेक्शन ऑफ बुक थी उनकी, कलेक्शन, हाँ यही तो मैं पूछना चाह रहा था, गुड, बता। अरे सत्येंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट ICS ऑफिसर, कुछ याद नहीं रहता तुम लोगों को, तुम लोग के दिमाग का भी लॉकडाउन हो गया है।
देखिए, टैगोर्स अबॉर्ड ऑफ पीस, शांति के दूत। Many of you have heard of शांति निकेतन। कोलकाता में उन्होंने एक बहुत बड़ा स्कूल कॉलेज जो भी समझ, गीतांजलि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जितनी भी कविताएं लिखी थी, पोएट्री लिखी थी, उसका कलेक्शन है। एक साथ ही उस बुक में पब्लिश किया गया है, एक मोटी किताब में सारे के सारे कविताएं हैं। उसी बुक का नाम कलेक्शन ऑफ पोएट्री जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को, उसको गीतांजलि कहा गया है। ठीक है, तो अब गीतांजलि जो बुक है, ठीक है, उसी गीतांजलि बुक के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। ठीक है, और 1919 में जालियांवाला बाग में स्केयर हो गया, जालियांवाला बाग हत्याकांड, और इसके लिए उन्होंने इस पे दुखी होकर के अपना नोबेल प्राइज ठुकरा दिया था। जी, दे दिया, सरकार को फेंक दिया उनको वैसे यूरोपियन गवर्नमेंट ने दिया था नोबेल प्राइज। ठीक है, और आपको पता है नॉर्वे में ये मिलता है। किसके लिए? मतलब गीतांजलि के लिए, वो तो पता है, लिटरेचर के लिए। अरे वो भी पता है, ये पूछ रहा हूं कि ठुकरा किसके लिए है, वो भूल गई। जालियांवाला बाग में स्केयर के कारण। ऐसा क्या होता है बेटा? पूरे इंडिया के लोग, जालियांवाला बाग हत्याकांड ये नहीं पता आपको? हाँ, तो 13 अप्रैल 1919 को गोलियों से भून दिया जनरल डायर ने अमृतसर में, जालियांवाला बाग में। तो उसके विरोध में, उसके क्या कहते हैं, एक तरह से विरोध स्वरूप इंडिया में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा प्रदर्शन किया। महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह